तो जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय भूगोल का पीवाईक्यू का पार्ट 2 देखेंगे। जहां से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, तो करना है ये स्टार्ट करना था, यहाँ से करना था। अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से। उद्यान कृषि को हम लोग हार्टिकल्चर भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एवं शहद से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण जो रेशा होता है, स्वर्ण रेशा का संबंध जूट उत्पादन से होता है और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, फ्लोरिकल्चर पुष्प उत्पादन से, साथ ही साथ पोमो कल्चर होता है, पोमो कल्चर या पोमोलॉजी फल उत्पादन से, यानी सब फल के उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं। पीली क्रांति जो होता है तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं। लोकटक झील जो होता है, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। और ये जो है एकमात्र तैरता हुआ इसमें राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। तो लोकटक झील में तैरते हुए छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुमडी कहते हैं। यह झील उत्तर पूर्वी भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की एकमात्र तैरता हुआ उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में अवस्थित है। लोकटक झील अपनी उत्पादकता एवं जैविक विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। मणिपुर की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी? तो कुकी, मुक्की और मैती। कुकी, मुक्की और मैती जो है मणिपुर की जनजाति है। कुकी, मुक्की और मैती, ठीक ना। बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम मणिपुर से ही संबंधित है। तो यानी कि मणिपुर, अगर पूछेगा कि मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि भारत का सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो है वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसे झेलम नदी से जल प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है। विश्व का सबसे मीठे पानी की झील या बड़े मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, याद रखिएगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर है। तो अगर देखिए भारत के दक्षिण में पूछेगा तो हो जाएगा लोकटक झील, भारत में सबसे बड़ा वुलर झील, और एशिया का विश्व में पूछेगा तो सुपीरियर झील हो जाएगा, याद रखिएगा। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ध्यान दीजिए, उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। तो सोन नदी जो होती है वो इधर ऐसे जाकर मिलती है गंगा जी में। तो देखते हैं। गंगा की सहायक नदियाँ सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हुई पटना मनेर दानापुर के समीप गंगा में मिल जाती है। रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। किसकी? सोन की। तो रिहंद और उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदियाँ हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती है। अमरकंटक की पहाड़ी दो नदियाँ निकलती है, सोन नदी और नर्मदा नदी। सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है, और जबकि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर गिर जाती है, यानी कि दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। कोसी नदी नेपाल से निकलकर बिहार के सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया आदि प्रवाहित होते हुए कुर्सेला के निकट कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली के लिए जानी जाती है, यानी कि मार्ग बदल देती है जल्दी जल्दी, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल को यानी कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। हांगहो नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है। गंडक नदी बिहार के पश्चिम चंपारण जो कि सबसे बड़ा जिला है, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली से प्रवाहित होती हुई सोनपुर, सारण व हाजीपुर की सीमा बनाते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। त्रिवेणी नहर को गंडक नहर से पानी प्राप्त होता है। त्रिवेणी जो नहर है उसको गंडक नदी से ही पानी प्राप्त होती है। घाघरा नदी बिहार के सारण जिले के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। तो घाघरा जो नदी होती है बिहार में सारण जिले के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। तो पूछेगा घाघरा नदी बिहार में किस जिले में मिलती है गंगा नदी में? तो छपरा जिले में।
आगे देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है। देखिए भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा, तो सर्वाधिक लोहा हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। भारत का उड़ीसा राज्य वर्तमान में सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है। लौह अयस्क उत्पादन भारत के 4 शीर्ष राज्य जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड है। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, जो कि आसनसोल पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा। देश में सबसे पहला देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 में तत्काल बिहार राज्य के और जो कि अब झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के किनारे साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा ने किया था। टिस्को की स्थापना टिस्को की स्थापना हुआ था कब? 1907 में। याद रखिएगा, टिस्को की स्थापना हुआ था 1907 में। बोल रहा है कि बेमेल चुने, बेमेल मतलब कि गलत चुने, यानी कि गोरियन शिखर अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ी केरला में नहीं है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। नंदा देवी उत्तराखंड में, खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ी केरल बेमेल, यानी कि केरल में नहीं होगा। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा, तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु यानी कि कर्नाटक में थोड़ा सा बीच में फैला हुआ है, यानी कि तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक में भी फैला हुआ है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है। निम्न सही सुमेल, यानी कि बोल रहा है कि गोरीचंद शिखर जो है अरुणाचल प्रदेश में, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में, नंदा देवी उत्तराखंड में और खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर जो कि अब लद्दाख में पड़ता है। याद रखिएगा। बोल रहा है कि गोरीचंद एक पर्वत शिखर है जो हिमालय का हिस्सा है। असम, हिमालय, दक्षिण पूर्व तिब्बत, भूटान और भारतीय राज्यों उत्तरी सिक्किम, उत्तरी असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित पहाड़ों की एक श्रृंखला है। कौन? गोचियन एक पर्वत शिखर है, याद रखिएगा, जो कि हिमालय, दक्षिण पूर्वी तिब्बत, भूटान, भारतीय राज्यों में असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री, कर्नाटक में और तमिलनाडु में इसे नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई या इलायची या कार्डेमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और घाटी कौन सी? एक ही है, पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट जो होता है, पश्चिमी घाट के स्थानीय रूप में महाराष्ट्र में सह्याद्री बोला जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अन्नाईमोड़ी या इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी पहाड़ी और पालनी पहाड़ियाँ में शीतोष्ण वनों को शोला कहा जाता है। नंदा देवी पर्वत भारत में सर्वोच्च चोटी है और जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी को फूलों की घाटी या राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। साइलेंट वैली मुक घाटी केरला में स्थित है। सिलिकॉन वैली बेंगलोर या कर्नाटक को कहा जाता है। आगे देखते हैं। खारदुंगला दर्रा हिमालय की एक पहाड़ी दर्रा है जो लद्दाख के लेह जिले में है। यह दर्रा लद्दाख सीमा पर लेह के उत्तर और श्योक और नुब्रा घाटियों में प्रवेश द्वार पर है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मिलान करें। बोल रहा है कि सही उत्तर चयन करें। तो देख लेते हैं सही उत्तर क्या है इसका, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि भीमताल जो है, भीमताल टेक्टोनिक, इसका सही उत्तर होगा। अष्टमुडी अनपद्रसर झील होगा, गोहन भूस्खलन होगा और लोनार ज्वालामुखी पहाड़ियों का मुख इसको बोलते हैं। याद रखिएगा। देखिए ध्यान से पहले समझिए क्या बोल रहा है कि झील जो होता है, झील जल का स्थिर भाग होता है, यानी कि ऐसा जल जो स्थिर है वो झील कहलाएगा, जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। अच्छा, लैगून क्या होता है? तो लैगून जो होता है, लैगून अथवा अनुप झीलों का निर्माण तब होता है जब समुद्र का जल भाग बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है तथा कुछ झीलें संकरे जलीय भागों द्वारा समुद्र से जुड़ी होती है, उसे लैगून झील कहा जाता है। जैसे अष्टमुडी, वेम्बनाथ, पुलिकट, चिल्का, ये सब जो है लैगून झील है। अगला है कि हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हिमनद अथवा हिमानी के अपरदन
से निर्मित होती है, जैसे नैनीताल, भीमताल, राकसताल, खुरताल, रूपकुंड आदि झीलें जो हिमानी झीलें यानी कि हिम से जल प्राप्त करती है। यानी कि असम में गोहन झीलें पाई जाती है, जो भूस्खलन से निर्मित झीलें हैं, जो कि पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े शिलाओं के गिरने से कभी कभी नदियों के मार्ग में आ जाते हैं और इससे जल एकत्र हो जाता है। इन्हें बोला जाता है गोहन झील। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील जैसे क्रेटर झील, जो कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में लोनार झील है। लोनार झील, पोइंग झील, गोरेवाल झील, देखिए लोनार और पोवई झील मुंबई में है। गोरेवाड़ा झील नागपुर में, सलीम आलो सरोवर औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं गर्म पानी के स्रोत कहाँ है, तो गर्म पानी के स्रोत राजगीर में है। गर्म पानी का स्रोत राजगीर या राजगृह में है। राजगीर में ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक उष्ण जल कुंड है। इसका जल का तापमान 87 डिग्री है, 87 डिग्री याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन सा है, तो नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है उत्तर प्रदेश। ऐसे नलकूप भी दे देता है, नलकूप में भी सर्वाधिक है, याद रखिएगा। नहरों द्वारा देश की कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम भाग उत्तर प्रदेश में है। अन्य प्रमुख राज्य जो नहरों द्वारा सिंचाई करते हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार। उत्तर प्रदेश नहर सिंचाई के साथ साथ ट्यूबवेल जिसे नलकूप बोलते हैं सिंचाई में भी अग्रणी है। भारत में अगर सिंचाई की बात करें तो कुएं और ट्यूबवेल या नलकूपों से 56% होती है, नहर से 32%, टैंक या तालाब से 6%, अन्य से 6.5%। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है और इसे सतलज नदी से जल प्राप्त होता है। तो पूछेगा कि इंदिरा गांधी नहर को किससे जल प्राप्त होता है, तो सतलज नदी से। भारत के वह है सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाते हैं, तो सुदूर पूर्व यानी कि सबसे पूरब में। तो पूरब में कौन बनाता है, अगर म्यांमार है, अगर म्यांमार ना देकर बांग्लादेश देगा तो बांग्लादेश मार देते हैं, क्योंकि बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा बनाता है। लेकिन म्यांमार यहाँ नहीं, मतलब बांग्लादेश नहीं है, इसलिए यहाँ पर म्यांमार होगा आंसर। भारत में क्योंकि देखिए वियतनाम, चीन ये तो ऊपर हो जाएंगे, लेकिन पूर्व में है, लेकिन उत्तर पूर्व में है, ठीक ना। वियतनाम बाहर चले जाएगा, वियतनाम से टच ही नहीं करता है। आगे देखते हैं कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है वह म्यांमार है, 1643 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश जो कि 4096 किलोमीटर, और भारत के साथ सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ 1106 किलोमीटर। गारो, खासी, जयंती ये सब मेघालय जो होता है मेघालय की जनजातियाँ, याद रखिएगा। गारो, खासी, जयंतिया नामक जनजाति जो पहाड़ी मेघालय में है, यह सभी जनजातियाँ झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय जीवित जल पुल के लिए भी प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासी नाम मेघालय चेरापूंजी इसी में स्थित है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है, तो कितनी है भाई, तो 2900 किलोमीटर, याद रखिएगा। सिंधु नदी की लंबाई 2880, कहीं कहीं 2900 देता है, तो 2900 याद रखिए। बोल रहा है ना कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई दोनों का सेम है, जबकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 29 है। यानी कि अगर पूछेगा, अगर तुलना करेगा तो ब्रह्मपुत्र ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोनों नदी का उद्गम स्रोत बाहर यानी कि तिब्बत से होता है, मानसरोवर से होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए अगर बोल रहे हैं ना कि सिल्क उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कर्नाटका, सॉरी, सिल्क, अच्छा सिल्क बोल रहा है ना, रेशम नहीं ना वो, एक सेकंड। सिल्क वस्त्र, केसर, हम उसको केसर समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, केसर। और ये सिल्क वस्त्र ये रेशम को बोला जाता है, तो रेशम कर्नाटक में हो जाएगा, याद रखिएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। कर्नाटक जो होता है भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। जम्मू कश्मीर केसर का है, याद रखिएगा, केसर का। पश्चिम बंगाल में भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, और कॉफ़ी का बोला गया तो कर्नाटक हो जाएगा। चाय का उत्पादक असम हो जाएगा। नेफा का फुल फॉर्म नॉर्थ होता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अगर नेफा, देखिए अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम नेफा ही था। अरुणाचल प्रदेश पूछा जाता है कि नेफा को पहले किस, मतलब अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम क्या था, तो नेफा था।
नेफा जो था ब्रिटिश राजकाल और स्वतंत्र भारत में 1972 ईस्वी में प्रशासनिक विभाग था। 1972 ईस्वी में नेफा को अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया था और 1987 में इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य का पर्वत या उगते सूर्य का देश पहला राज्य है, जहां अरुणाचल प्रदेश हम लोग का पहला राज्य है जहां पर सूर्य भगवान पहले उगते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? किबिथु हो जाएगा। 97 डिग्री 68 डिग्री 7 में से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट का जो है किबिथु है, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण तिब्बत के क्षेत्र के हिस्से के रूप में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन गणराज्य ताइवान दोनों द्वारा दावा किया जाता है। पेप्सू क्या होता है? तो पेप्सू का मतलब होता है पाटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य यानी कि संघ शासित प्रदेश। यह भारत का एक राज्य था जो 1948 से 1956 तक अस्तित्व में आया था। इस राज्य का गठन पंजाब की 8 रियासतों को मिलाकर किया गया था। पटियाला, नाभा, मालेर कोटला, जिंद, कपूरथला, फरीदकोट, नालागढ़ और कलसिया। भारत की दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगी। भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसे पिग्मलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत की अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा और यह विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.42% है और भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां स्थान है और जनसंख्या में दूसरा, याद रखिएगा। वर्तमान में जनसंख्या के हिसाब से भारत पहला देश है, लेकिन दूसरा देश चीन हो गया है, याद रखिएगा। लेकिन 2011 के अनुसार दूसरा है और अगर वर्तमान में होगा तो पहला हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में भारत दूसरा स्थान और चीन पहला था। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। भारत की आकृति चतुष्फलकीय है और इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। उत्तर में बिंदु इंदिरा कौल है जो कि लद्दाख में पड़ता है और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में। लेकिन दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, देखिए मुख्य भूमि और सबसे दक्षिणतम बिंदु में अंतर है, यानी कि अगर पूछेगा कि मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबिथु है, जिसे वालांगू भी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश। तथा पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार मोती या सरक्रिक तीनों कहा जाता है, गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि लोनाबल जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो लोनाबल जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। लोनाबल जल विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है। ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, याद रखिएगा। बांध बनाकर बहते हुए पानी को रोककर ऊंचाई से टरबाइन पर गिराकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। यह एक सस्ती और नगण्य प्रदूषण वाली प्रणाली है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग जो कि सिंद्रापोंग में 1887 ईस्वी में की गई थी। आगे देखते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना से तात्पर्य ऐसी परियोजना से है जिसमें नदियों के जल प्रवाह में बिना बाधा डाले जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये रन ऑफ द रिवर कहलाता है प्रोजेक्ट। इसमें नदी मार्ग में बिना बड़े बांध बनाए प्रवाहित जल का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में नापधा झाकड़ी, लोवन सबनसिरी तथा किशन गंगा जैसी जल विद्युत परियोजना रन ऑफ द रिवर दृष्टिकोण पर आधारित होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो कामेट
कामेट कामेट पर्वत चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में स्थित है। किस जिला में? तो कामेट पर्वत चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और किस जिला में? तो चमोली जिला में। चमोली जिला में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। कामेट पर्वत चोटी की अगर ऊंचाई की बात करें तो 7,756 मीटर है। पर्वत शिखर और उनकी अवस्थिति और ऊंचाई, यानी कि माउंट एवरेस्ट का है नेपाल में 8,848 पॉइंट, कहीं कहीं 8,850 देता है, याद रखिएगा। गार्डविन ऑस्टिन यानी कि K2 भारत में है और 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा भारत में 8,686 है। मकालू नेपाल और चीन की सीमा पर है, 8,481 मीटर ऊंचा है। नंगा पर्वत भारत में 8,126 मीटर ऊंचा है। अन्नपूर्णा देवी जो चोटी है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8,078 मीटर ऊंचा है। नामचा बरवा जो है बरवा चीन में है, 7,782 मीटर ऊंचा है। नंदा देवी भारत में 7,817 मीटर। और तिरचमीर जो है पाकिस्तान में 7,708 मीटर है, याद रखिए। अगर गार्डविन ऑस्टिन की बात करें, गार्डविन ऑस्टिन या माउंट K2 के नाम से पर्वत भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह 8,611 मीटर यानी कि 28,251 फुट की ऊंचाई पर है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया के दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गार्डविन ऑस्टिन हिमालय का नहीं बल्कि पीओके के कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रेणी की ऊंचाई की सबसे ऊंची चोटी है। 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। गार्डविन ऑस्टिन को चीनी कागिर फंग भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, गार्डविन ऑस्टिन को चीनी कोगिर फंग भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान अधिकृत गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र और चीन द्वारा नियंत्रित शिनजियांग प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो निर्विवाद क्षेत्र में स्थित है, कंचनजंगा है। यह चोटी समुद्र तल से 8,586 मीटर है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, बड़ी चोटी। अगर बात करें मेघालय में गारो पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो संतरा के फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। अगर बात करें मेघालय की गारो पहाड़ियाँ संतरा, सेब, धान इत्यादि फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। मेघालय का पठारी क्षेत्र हिमालय का भाग नहीं है बल्कि प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी विस्तार है। मेघालय पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी और जैंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर है तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित है। ये पहाड़ियाँ प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा होने के कारण यहाँ के क्षेत्र लेटेराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। सदाबहार वन में मैंग्रोव वनस्पति का विकास होता है। गारो, खासी, जैंतिया मेघालय की प्रमुख पहाड़ी जनजातियाँ हैं। आगे देखते हैं। यह सभी झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यह सभी जो है झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय जीवित जड़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुड़ी हो जाएगी। अनाईमुड़ी। अगर बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी पर्वत चोटी अनाईमुड़ी यानी कि 2,695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। कार्डमम या इलायची के पहाड़ियाँ भी इसे कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। कार्डमम केरल व तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कलोल पावर विद्युत परियोजना गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर, खंभात, मेहसाणा, आलिया बेट, नवागांव इत्यादि गुजरात में स्थित अन्य पावर विद्युत परियोजना है। काकरापारा
काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में स्थित है। उकाई थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में स्थित है। ओमकालेश्वर जल विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित खनिज तेल का केंद्र है। डिगबोई असम में है, जहां भारत का पहला खनिज तेल खोज हुआ था। मथुरा तेल परिशोधनशाला उत्तर प्रदेश में, तो मथुरा उत्तर प्रदेश में है। बरौनी, ये कारखाना जो है बिहार के बेगूसराय में स्थित है। धान के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो धान के उत्पादन में वृद्धि का कारण है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। उर्वरक का उत्पादन बढ़ने से धान के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। उसी तरह पीली क्रांति का संबंध पीली क्रांति का संबंध तेल के उत्पादन से है, यानी कि बोला जाता है ना सरसों उत्पादन। और उसके बाद नीली क्रांति का संबंध मत्स्य या मछली उत्पादन से है। तिलहन का उत्पादन वृद्धि का कारण क्या है? तो तिलहन उत्पादन जब ज़्यादा होता है तो उसे पीली क्रांति कहते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण पीली क्रांति है। भारत विश्व का सर्वाधिक खाद्य तेल उपयोग करने वाला देश है। भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण इस उत्पादन से पूर्ति नहीं हो पाता है, और भारत कृषि से संबंधित वस्तुओं में सबसे अधिक खाद्य तेल का आयात खरीदता है। दाल जो होता है गरीबों का दूध कहा जाता है, तो दाल को गरीबों का दूध। और अगर पूछेगा कि गरीबों की गाय किसे कहते हैं, तो बकरी को कहा जाता है। और गरीबों का दूध कहा जाता है, दाल को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल बाजरा है। खरीफ की फसल बाजरा है। सरसों, गेहूं, जौ ये सब रबी फसल है। बाजरा खरीफ फसल है। रोपाई कटाई के समय अनुसार भारतीय फसल को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। इससे एक प्रश्न जरूर रहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। खरीफ फसल क्या होता है? यह फसल मानसून के आगमन पर रोपा जाता है। यह ग्रीष्म काल में रोपा जाता है। इसे जून जुलाई में रोपा जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। तो ये खरीफ फसल होती है। जैसे धान, जूट, कपास, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, चाय, कॉफ़ी, मूंग, उड़द, तुंग उड़द, याद रखिएगा। देखिए, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक ट्रिक बताएंगे, याद कर लीजिएगा। रबी फसल मानसून के लौटने के समय इसे रोपा जाता है, अर्थात सर्दी के आगमन के समय। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है यह, एवं फरवरी मार्च में इसे काटा जाता है। जायद फसल, इसे गर्मी में बोया जाता है एवं गर्मी में ही काट लिया जाता है। जायद फसल मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई जून में काट लिया जाता है। इसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आता है। खाद्यान्न फसल ऐसे फसल का उद्देश्य उपभोग करना होता है, जैसे धान, गेहूं और दाल। व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी होती है? तो फसलों का उद्देश्य बेचना होता है। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, जूट, कपास, इन्हें नगदी फसल कहा जाता है। तो चाय को, कॉफ़ी को, गन्ना को, जूट को, कपास को, ये सब नगदी फसल है। तो एक बार ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर पूछेगा रबी फसल, तो रबी को कैसे याद करेंगे? रबी को देखिए, आप लिट्टी खाते होंगे तो हम बताए हैं कि जब लिट्टी आप खाते हो तो लिट्टी का जो भी मेजन होता है, जो भी लिट्टी बनाने का साधन होता है, जिसमें गेहूं आता है, तो गेहूं से हम लोग क्या बनाते हैं? आटा बनाते हैं। और जौ से भी आटा बनाते हैं। तो गेहूं, जौ रबी फसल हो जाएगी। यानी कि समझिए कि रबी जो है लिट्टी खा रहा है, क्या खा रहा है? लिट्टी। अब हो जाएगा। उसके बाद आलू की ज़रूरत पड़ेगी अगर लिट्टी के चोखा बनाने के लिए, तो आलू में क्या डलाएगा भाई? आलू में डलाएगा तेल, डलाएगा। तेल यानी कि सरसों, ये जो भी होता है, ये कौन सी होता है? रबी फसल होती है। समझ रहे हैं ना? उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया। और भी जितना होगा ना, जैसे कि गेहूँ, जौ, आलू, तेल, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आती है। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट, बागवानी से, ठीक ना? स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से। जूट को रजत क्रांति कहा जाता है, याद रहे। दाल को क्या कहा जाता है? गरीबों का दूध कहा जाता है। आगे देखते हैं।
तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में है। तलचर कोयले की खान कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। तलचर कोयले की खान उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोयले का उत्पादन में दामोदर घाटी क्षेत्र भारत में प्रमुख है। कोयला को काला हीरा कहा जाता है। कोयला अवसादी या परतदार चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। झारखंड का झरिया जो कि धनबाद कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहली बार कोयला रानीगंज पश्चिम बंगाल में खोजा गया था, जो कि 1774 में। कोयला के अगर प्रमुख किस्म की बात करें तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। जिस जिस कोयला में जितना अधिक कार्बन की मात्रा होती है वह उतना ही किस्म का कोयला, मतलब अच्छा किस्म का कोयला माना जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? तो पहला पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। यह कोयला का सबसे घटिया किस्म है पीट लोहा। इसमें कार्बन की 60% के आसपास मात्रा होती है। उसके बाद लिग्नाइट कोयला, इसमें 70% के आसपास कार्बन होता है और इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। बिटुमिनस कोयला, इसमें 80% की मात्रा होती है। यह हमारे घरों में इसी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। इसे मुलायम कोयला या सॉफ्ट कोयला भी कहा जाता है, जैसे लिट्टी उट्टी लगाया जाता है इसी कोयला पर। और सबसे बढ़िया 90% की मात्रा वाला कार्बन वाला मात्रा एंथ्रासाइट है। यह सबसे उच्च किस्म का कोयला माना जाता है। भारत में इस तरह के कोयला बहुत कम पाया जाता है। भारत में कोयला की अगर स्थिति की बात करें तो भारत में यद्यपि कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु उच्च किस्म का कोयला नहीं है। भारतीय कोयला में सल्फर की मात्रा अधिक होता है और जलने पर काफ़ी धुआं होता है। इसीलिए भारत को अपनी आवश्यकता का अधिकतर कोयला आयात करना पड़ता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य तापीय ऊर्जा जिसके लिए कोयला की आवश्यकता पड़ती है। अगर बात करें निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं लगती है? तो मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती है। सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल से ये भूटान की सीमाएं लगती है। अगर आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि भारतीय राज्य मेघालय की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है। मेघालय की सीमा बांग्लादेश, असम से लगती है। भूटान का सर्वाधिक भाग असम से जुड़ा है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन भूटान देश से लगता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन भूटान के साथ साथ म्यांमार के साथ भी लगता है। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। और भारत के कुल 16 राज्य जो हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम जो है देखिए ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। यानी कि जितना भी नरौरा हुआ, कुडनकुलम हुआ, रावत भाटा, ये विदेशी सहायताओं से ये स्थापना किया गया है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा ये जो है तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना जो होती है 1971 में होती है। इसका उद्देश्य फास्ट ब्रीडर रिएक्ट के संबंध में विकास करना है। प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र से संबंधित राज्य कौन कौन से, तो उसको भी देख लेते हैं। इससे एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछते हैं। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, नरौरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात और तारापुर महाराष्ट्र। सबसे पहले तारापुर की ही स्थापना हुई थी, याद रखें। भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। आगे बात करें कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। यमुनानगर दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। यह बिजली संयंत्र HPGCL के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। इसका निर्माण रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और शंघाई इलेक्ट्रिक चीन ने संयुक्त रूप से एक सहयोग से किया था। इस प्लांट का नाम सर छोटू राम के नाम पर रखा गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? तो पालघाट दर्रा है।
कहाँ कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा है। अगर पालघाट दर्रा की बात करें तो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग और दक्षिण दक्षिण भारत में स्थित है। पालघाट दर्रा कोयम्बटूर एवं कोची के बीच एक संपर्क मार्ग है। थालघाट दर्रा एवं भोरघाट दर्रा जो महाराष्ट्र में है। थालघाट दर्रा नासिक को मुंबई से जोड़ता है और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे के बीच संपर्क मार्ग है, समझिए। बालाघाट मध्य प्रदेश का एक जिला है और यह वैनगंगा नदी के किनारे बसा है। बालाघाट का नाम घाटों के ऊपर एक शहर है। सेनकोट्टा जो है त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच एक संपर्क मार्ग है। यह दक्षिण तमिलनाडु और केरल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है सेनकोट्टा को। दर्रा क्या होता है? यह पहाड़ियों के बीच के संकर या पतले रास्ते होते हैं। दर्रा मुख्य रूप से नियमित पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इसी कारण उत्तर भारत एवं हिमालयी राज्यों में अधिक दर्रा पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में कम दर्रा पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कटे छठे तट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन किया जाता है? तो केसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जहाँ केसर का उत्पादन किया जाता है। जम्मू कश्मीर में करेवा मिट्टी केसर के लिए उपयुक्त है। तो केसर के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी? करेवा मिट्टी। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हुआ? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं इसको। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में अवस्थित है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में वाराही नदी पर स्थित कुंचिकल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। भारत का सबसे बड़ा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि होगेनकल क्या बोल रहा है कि होगेनकल जलप्रपात कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। जलप्रपात क्या होता है? तो जब कोई नदी कठोर चट्टान से अवरोध होता है, यानी कि जब कोई नदी अगर कोई रुकावट आ जाए बीच में पाता है तो उस चट्टान के ऊपर की ओर से बहती है, फिर नीचे धारा तेजी से गिरती है, इसी को जलप्रपात कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत के प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर कर्नाटका में है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर कर्नाटक में है। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात राव नदी पर झारखंड में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में है। आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? चादरी अब्रक में भारत विश्व में अग्रणी राज्य है। अगर बात करें चादरी अब्रक के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है 2018 से। माइका अब्रक का सबसे बड़ा भंडार झारखंड राज्य में अवस्थित है और भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य हो गया है। तो अगर बात करें कि अब्रक उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य है तो आंध्र प्रदेश है। आगे देखते हैं। झारखंड का कोडरमा अब्रक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। विद्युत का कुचालक होता है। अब्रक जो होता है विद्युत का कुचालक, जबकि ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। इसी कारण इसके इस्तेमाल आयरन एवं विद्युत प्रेस में किया जाता है। राजस्थान के खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और चिली का चुकीकामता खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम भारत में राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। चांदी सर्वाधिक मैक्सिको में पाया जाता है। लौह अयस्क सर्वाधिक चीन में पाया जाता है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। विश्व में क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है और भारत में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में होता है। आगे देखते हैं।
जबकि जबकि भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जबकि चीनी मिल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मिलें बात करें तो महाराष्ट्र में होगा। भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य करता है, यानी कि चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र। अगर गन्ना के उत्पादन में यूपी हो जाएगा, चीनी का कटोरा यूपी हो जाएगा, लेकिन चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र हो जाएगा। विश्व में भारत चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर है, और जबकि ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो जास्कर जो श्रेणी है किस हिमालय का भाग है? तो जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय का भाग है। जास्कर श्रेणी जो होता है ट्रांस हिमालय का भाग है। जम्मू कश्मीर में पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रमशः काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी है। ठीक, इसको कलाज पधा याद करिए। देखिए कैसे कर रहा है, का से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर, ये झ काट दीजिए, जास्कर श्रेणी हो जाएगा। प से पीर पंजाल और धा से धौलाधर श्रेणी हो जाएगा, धौलाधर श्रेणी याद रहेगा। जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच सिंधु नदी बहती है। जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच सिंधु नदी बहती है। बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। हिमालय के उत्तर से दक्षिण बंटवारा ट्रांस हिमालय, यह हिमालय की सबसे पुराना भाग है। यह हिमालय का सबसे पुराना भाग है। बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय या बड़ा हिमालय, इसी को बोलते हैं। मध्य हिमालय, लघु हिमालय। शिवालिक की बात करें तो यह हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय का भाग है। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय का भाग है। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नीटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। यह सबसे पुरानी एवं परिपक्व मिट्टी होती है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया एवं दरारी उद्भेदन से होता है। इसका विस्तार लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत एवं दक्षिण भारत में है। अगला है कि सबसे अधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी में कपास के उत्पादन के लिए सबसे काली मिट्टी उपजाऊ होता है। यह मिट्टी भीगा होता है तो चिपचिपा और लेकिन जब सूख जाता है तो इसमें दरारें पड़ जाती है, याद रखिएगा। इस कारण इसे स्वतः जुताई कहा जाता है। यानी जुती हुई मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है। किस मिट्टी में जल अवशोषण की क्षमता, मतलब इस मिट्टी में जल अवशोषण की क्षमता सबसे अधिक होती है, क्योंकि दरारें रहती है तो जल को ज़्यादा सोखती हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। बोल रहा है कि ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। जलोढ़ मिट्टी, इसका अन्य नाम कछारी या दोमट होता है। यह मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसको उर्वरक का सबसे कम आवश्यकता, मतलब इसमें उर्वरक ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। धान गेहूं फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी गहन कृषि के लिए जानी जाती है। इसका निर्माण नदियों के बाढ़ों से होता है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुराने जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुराने जलोढ़ मिट्टी को, यह सबसे उपजाऊ होता है, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। उसके बाद आता है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। इसका लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है, और क्षारीय लवणी अधिक सिंचाई करने से मिट्टी लवणीय हो जाती है।
मिट्टी की क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगर ज़्यादा अम्लीय है तो उसमें चूना लगाएंगे तो उसकी अम्लीयता खत्म हो जाएगी। अगर उसमें क्षारीयता ज़्यादा है तो उसको जिप्सम लगाएंगे तो उसकी क्षारीयता कम हो जाएगी। ये एग्जाम में पूछा गया है। लेटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा वाले स्थान पर पाया जाता है। भीगा रहने पर यह मिट्टी दही जैसी हो जाती है, लेकिन सूखने पर ईंट जैसे कठोर हो जाती है। इस मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी, बिल्डिंग साइल कहा जाता है, याद रखिएगा। चाय के उत्पादन के लिए यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। विश्व के भूगोल में मिट्टी के बारे में और भी बताया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। विश्व भूगोल जब पढ़ाएंगे तो उसमें और भी डिटेल में बताया गया है। नहावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो नहावा सेवा बंदरगाह जो है, नहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। नहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नहावा सेवा बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। यह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। बंदरगाह क्या होता है? तो बंदरगाह एक समुद्री सुविधा है। क्या है? बंदरगाह एक समुद्री सुविधा है जहाँ जहाँ जहाज माल और यात्रियों को लोड और अनलोड करते हैं, मतलब कि चढ़ाते हैं उतारते हैं। बंदरगाह महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र होता है। भारत के पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा बंदरगाह बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि पश्चिमी तट डूबा हुआ तट का उदाहरण है, जबकि पूर्वी तट उछाल हुआ तट है, मतलब उठा हुआ तट है। भारत के पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह, जिसमें कांडला बंदरगाह गुजरात में, मुंबई पोर्ट बंदरगाह जिसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोलते हैं, ठीक है। JNP जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहा जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र में। बंधावन पोर्ट महाराष्ट्र में, मार्मागुआ बंदरगाह गोवा में, मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक में और कोची बंदरगाह केरल में। ये महत्वपूर्ण है। भारत के अगर पूर्वी तट के बंदरगाह की बात करें तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई एनोर तूतीकोरिन तमिलनाडु में, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कांडला बंदरगाह जो है, कांडला बंदरगाह का नया नाम कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। पाक जलमरूद किस देशों के बीच है? तो पाक जलमरूद भारत और श्रीलंका, पाक है तो पाकिस्तान में मारिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक जलमरूद भारत और श्रीलंका के मध्य है। पाक जलमरूद भारत की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मतलब कि बंगाल की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल को जो चैनल होते हैं मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। और ग्रेट चैनल भारत में अंडमान एवं इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा देखिए उड़ीसा से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है और झारखंड से गुजरती है, गुजरात से नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। सॉरी, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। देखिए म से हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक ना। झारखंड, तो यहाँ पर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसमें राजस्थान से सबसे कम, गुजरात, झारखंड से, उड़ीसा से नहीं करती है। गलती हो गया, उड़ीसा से नहीं करती है, याद रखिएगा। उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा। झारखंड जो है, झारखंड का रांची शहर कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। दक्षिणी अक्षांश को, और भारत की माही जो नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो या जायरू नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इसको लिख के याद कर लीजिएगा कि कांगो जो नदी होती है वो भारत को 2 बार, माही नदी कर्क रेखा को काटती है 2 बार। लिम्पोपो नदी
मकर रेखा को काटती है। और कांगो नदी विषुवत रेखा को काटती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित। तो कर्क रेखा अगर हो गया तो देखिए मणिपुर यहाँ पड़ता है। मणिपुर ऐसे जब आता है हम लोग तो मणिपुर होता है, ऐसे होता होगा और उसके बाद ऐसे होता है। तो मणिपुर यहाँ पर स्थित है, तो इसलिए मणिपुर नहीं होगा। मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से करता है। मणिपुर राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड जो होते हैं दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड के सफलता के फलस्वरूप भारत ने दूध उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़कर सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। ऑपरेशन फ्लड के बारे में आगे और भी अच्छे से बताया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, वर्गीज कुरियन को। आगे देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो झारखंड से, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। तो झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम से कर्क रेखा से तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। इस टॉपिक से पहले भी चर्चा किया जा चुका है, तो इसको बारे में भी पहले बताए हैं। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। बोल रहा है कि भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? ENSO है तो EI नैनो साउदर्न ऑसिलेशन, याद रखिएगा। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसको फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO का पूरा नाम EI नीनो साउदर्न ऑसिलेशन है। एल नीनो जो है, एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। यह आमतौर पर हर 4-5 साल में एक बार होता है, लेकिन यह ठीक नहीं है। अल नीनो पेरू के तट पर, दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट सहित मध्य और पूर्व मध्य भूमध्य प्रशांत क्षेत्र में विकसित होता है। यह ठंडी पेरू महासागरीय धारा का स्थान लेती है, जो सामान्य वर्षों में पेरू तट के साथ बहती है। एल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर भी पड़ता है। यदि एल नीनो दक्षिण अमेरिका के तट पर अधिक सक्रिय हो तो भारत में अनावृष्टि ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न कि जो सुमेल करना है इसको देखिए क्या बोल रहा है। टिहरी बांध कहाँ है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। तुंगभद्रा बांध कर्नाटका में है और हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामने सामने। टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध उत्तराखंड में, टिहरी बांध उत्तराखंड, सरदार सरोवर बांध गुजरात में, तुंगभद्रा कर्नाटक में, हीराकुंड उड़ीसा में है। अगर पूछेगा कि उड़ीसा किस नदी किनारे है तो उड़ीसा की शोक महानदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। टिहरी बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध भागीरथी तथा हिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि 260.5 मीटर ऊंचा है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर संभल जिले में उड़ीसा में बनाया गया है। हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। तुंगभद्रा बांध, जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर एक बनाया गया जलाशय है। सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो देखिए ध्यान से समझिए। दलदली मिट्टी कक्ष के रण में और नमकीन मिट्टी मरुस्थल नहीं, यही गलती बोल रहा है। देखिए तो क्या बोल रहा है। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश का सही नहीं है। पीट मिट्टी को जैविक मिट्टी या दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। तो पीट मिट्टी को दलदली मिट्टी, यह डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी जो होती है तमिलनाडु में पाई जाती है, और यहाँ पर जो है दलदली मिट्टी जो होती है कक्ष के रण में, और नमकीनी मिट्टी मरुस्थलीय
क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है कि दलदली मिट्टी में फास्फोरस एवं पोटास की अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें लवण की अधिक मात्रा पाई जाती है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो देवप्रयाग में आकर मिलती है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी आकर देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में आकर मिलती है। सॉरी, एक सेकेंड। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो देवप्रयाग में आकर मिलती है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी आकर देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती हैं। और अलकनंदा और मंदाकिनी जो है रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। और उपरोक्त पांचों स्थानों पर पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पंचप्रयाग उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी हरिद्वार में समतल मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। आगे देखते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात उद्योग से संबंधित सुमेलित है? सुमेलित मतलब कि तमिलनाडु जो है, सुमेलित मतलब कौन मिलान सही है? तो ध्यान दीजिए, भिलाई जो होता है वो छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला जो है उड़ीसा में है। राउरकेला उड़ीसा में है। तो ये कौन सा सही है? तो तमिलनाडु सलेम, यही सही है। देख लेते हैं, तमिलनाडु जो है सलेम इस्पात उद्योग से संबंधित है, सुमेलित है। लौहपुर दुर्गापुर लौह जो है इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला जो है उड़ीसा में है। भिलाई जो है इस्पात कारखाना रूस और सोवियत संघ के, जिसे हम लोग सोवियत संघ बोलते हैं, रूस और सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए, जिसमें से रूस एक है। तो रूस को ही सोवियत संघ कहते हैं, याद रखिएगा। तो सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया। तो भिलाई जो है और उस समय सोवियत संघ था, जो कि अब रूस हो गया है, याद रखिए। राउरकेला जो है लौह इस्पात जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। भिलाई जो है, भिलाई राउरकेला दुर्गापुर में लौह इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। और बोकारो लौह इस्पात कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। तो आगे देखते हैं, यह रूस के सहयोग से, यानी कि जो बोकारो है वो रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो आगे अगले पार्ट में आप लोगों को वीडियो मिलेगा। तो आप लोगों को वीडियो लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। धन्यवाद।